हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूँ रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, आज बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चनों की। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है 61। इससे पहले हम 60 प्रश्न कर चुके हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अभी तक 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो 61 प्रश्न है, केमिनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। यानी आपको शताब्दी बतानी है, इनमें से कौन सी शताब्दी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना हुई है। तो 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो इसका आंसर होगा 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में कमेनियंस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। याद रखना, 17वीं शताब्दी। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 62। यह कहता है कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक के विवरण प्रस्तुत किया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, यह पूछ रहे वैज्ञानिक विवरण का। तो बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण करने वाले थे, कौन थे? ये थे पेस्टोलॉजी। 62 का आंसर है सी, पेस्टोलॉजी। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है 63। यह कहता है कि अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। यानी इनमें से कौन थे जिन्होंने अपने ही पुत्र, जो 3.5 वर्ष का था, उस पर अध्ययन किया था। तो इनमें से कौन थे, आप बताइए। गेसेल, जीन पियाजे, प्रेयर, पेस्टोलॉजी। तो ध्यान रखना, ये थे पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी अपने ही पुत्र पर, जो 3.5 वर्ष का पुत्र था, उस पर अध्ययन किया था। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 64। यह कहता है इन्फेंट चिल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की। यानी इनमें से किसने इन्फेंट चिल्ड डेवलपमेंट पुस्तक की रचना की थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, हॉल यानी स्टैनली हॉल, प्रेयर, टेन और ब्लोब कबब। तो इनमें से बताइए। तो ये थे 10, याद रखना 10। आगे बात करते हैं, बियोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेल्ट नामक पुस्तक की रचना की। ये पुस्तक है, इनकी रचना किसने की थी? 10, डार्विन, प्रेयर और हॉल। तो इनमें से रचना की थी ये डार्विन की रचना है, याद रखना। बियोग्राफिकल नाम आती है, डार्विन को याद रखना। आगे बात करते हैं, अगली पुस्तक है दी माइंड ऑफ द चिल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? प्रेयर, पियाजे, ब्रूनर, हॉल। तो इस पुस्तक की रचयिता है प्रेयर। कौन है? प्रेयर। आगे बात करते हैं, अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे। अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे स्टैनली हॉल, जीन पियाजे, जॉन लॉक, टाइडमे। तो अमेरिका में चले बाल अध्ययन के आंदोलन के जन्मदाता कौन है? ये माने जाते हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, इनके बारे में मैं अच्छा सा वीडियो बना चुका हूँ। आप उनमें से कम 4 या 5 क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं, वो देख लेना आप। आगे बात करते हैं, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। यानी जो अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला, वो किस शताब्दी में चला था? तो 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। तो इसमें ध्यान रखना, ये चला था 19वीं शताब्दी में। कब चला था? 19वीं शताब्दी। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर है 69। स्टैनली हॉल ने स्थापना की। यानी इनमें से आपको बताना है कि स्टैनली हॉल ने स्थापना किसकी की थी? चिल्ड स्टडी सोसाइटी, चिल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और वे दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन दोनों की स्थापना स्टैनली हॉल ने की थी, दोनों की स्थापना। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चिल्ड स्टडी की स्थापना की। यानी इनमें से कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चिल्ड स्टडी की स्थापना की थी? सली, हॉल, गेसेल, जीन पियाजे। तो ये थे सली। कौन थे? सली।
इनका पूरा नाम है जेम्स सली। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। वाटसन व्यवहारवाद बिल्कुल सही है, वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। जॉन डीवी संरचनावाद, आगे वाला देख लेते हैं। जीन पेजर संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल सही है। वर्दिमर ये थे गेस्टाल्टवाद, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जॉन डीवी संरचनावाद नहीं थे, ये तो एक शिक्षाविद थे जॉन डीवी। और एडम्स महोदय, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कौन एडम्स महोदय कौन थे और जॉन डीवी को, यहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं हमें। आगे बात करते हैं हम, ये थे 71 तक। इसके बाद में देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 72। यह कहता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान है बाल मनोविज्ञान का विस्तार, बाल विकास का विस्तार, समाज मनोविज्ञान का विस्तार, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि विकासात्मक मनोविज्ञान है यानी ये क्या है? बाल मनोविज्ञान विस्तार, बाल विकास का विस्तार, समाज मनोविज्ञान का विस्तार और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपके आंसर है, इनमें से आपको एक बताना है। तो देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान है वो बाल विकास का विस्तार है। किसका है? बाल विकास का, ना कि बाल मनोविज्ञान का। तो ध्यान रखना, बाल विकास का विस्तार है, इसका आंसर होगा बी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है विकासात्मक उपागम में, दैहिक उपागम में, प्रयोगात्मक उपागम में और व्यक्तित्व उपागम में। तो इनमें से आपको बताना है इसका आंसर कौन सा सही है। कार्य कारण संबंध यानी कार्य को करना या कारण को समझना, कारण को जानना, तो ये सब होते हैं प्रयोगशाला में यानी प्रयोगात्मक उपागम में। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं 74। यह कहता है कि व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है, व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है वातावरण, वंशानुक्रम, कोई नहीं या उपरोक्त दोनों। तो व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देखिए दोनों का रहता है, वातावरण का भी रहता है और वंशानुक्रम का भी रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आता है 79। यह कहता है बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और गामक। तो यह माना जाता है गामक पर। किस पर? गामक पर। अगला प्रश्न आता है शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है अनुकरण करना, सहयोग करना या सहयोग लेना, आश्रिता, उपयुक्त सभी। शैशवावस्था में ये बात कर रहा है, शैशवावस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक होती है उसके बारे में बात कर रहा है। इसका आंसर हो गया ऊपर वाले का डी हो गया। तो अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रिता, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आता है 81। यह कहता है असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है वंशानुक्रम व शरीर रचना, अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष, उपयुक्त सभी। असमानता के जैविक कारणों के अंतर्गत तो ये सभी होते हैं वंशानुक्रम, शरीर रचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष और उपयुक्त सभी, ये होते हैं। आगे बात करते हैं हम 75। वापस एक बार ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद में उसकी ओर चलते हैं। ये कहता है जन्म के समय बालक का भार होता है। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? ये होता है, ऑप्शन आपके सामने है 2, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 6 से 8, 10 से 11,
2, 3, यानी पौंडों में बताना आपको कि जन्म के समय बालक का भार होता है कितना, 6 से 8 पौंड तक। अगला प्रश्न आता है 76, ये कहता है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये कथन किसका है? ध्यान रखना, डीट में आपकी 1 या 2 परिभाषा जरूर आएगी, तो आप परिभाषा को अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये परिभाषा किसकी है? बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है पियाजे का। किसका है? जीन पियाजे का है। अगला प्रश्न है 77, ये कहता है कि बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? तो ये कौन सी अवस्था होती है? ये होती है बाल्यावस्था या बाल्यकाल। अगला प्रश्न आता है 78, ये कहता है कि किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? सिर से होता है यानी सिर से पैर की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, मस्त बोध मुखी सिद्धांत, संगठित प्रक्रिया। तो इनमें से आपको बताना है कि विकास की जो क्रिया होती है, आरंभ जो सिर से आरंभ होता है और मस्त पैर तक चलता है, तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है मस्तबोधमुखी सिद्धांत, यानी सिर से पैर की ओर। फिर वापस चलते हैं हम। देखिए हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, ये क्वेश्चन 82 पर चलते हैं सीधा। ये कहता है बौद्धिक असमानता तथा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं। बौद्धिक असमानता तथा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं: प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक और उपरोक्त सभी। तो जो बौद्धिक असमानता तथा विशिष्ट बालक होते हैं उनमें प्रतिभावान बालक आते हैं, सृजनात्मक बालक आते हैं, मंद बुद्धि के बालक भी आते थे। तो इसमें इसका अर्थ है कि ये तीनों बालक आते हैं, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आता है विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक, उपयुक्त सभी। तो ये तो सभी को बताएं, ये तो सारे आएंगे। देखिए साइकोलॉजी में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि नॉर्मल से होंगे, उनको आप ज़्यादा समझ मत लेना। नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे और नॉर्मल से आंसर देने हैं। आगे बात करते हैं 84, ये कहता है कि मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वे हैं जैविक व आर्थिक, जैविक व सामाजिक, सामाजिक व राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो देखिए ये होता है जैविक व सामाजिक पर, जैविक व सामाजिक, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे हम बात करते हैं 85 की ओर चलते हैं। यह कहता है 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है लंबी, बोनी, समान, निरंतरता। तो जो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनकी जो विशेषताएं हैं उनको आप अच्छे से ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि वहां से एक प्रश्न आने वाला है। तो 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है लंबी। कैसी होती है? किशोरावस्था में ये लड़कियां लंबी होता थी बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है 86, छात्र में वृद्धि होती है वातावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से, वंशानुक्रम से। तो जो छात्र में वृद्धि होती है वो कैसी होती है? वो होती है वंशानुक्रम से। आगे बात करते हैं 87, ये कहता है जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है। वापस ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था। तो इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए क्या क्या प्रश्न को वापस पढ़िए। सामाजिक मान्यता यानी समाज के प्रति जागरूक होना, ये किसमें होती है? ये होती है किशोरावस्था। किसमें होती है? किशोरावस्था। अगला प्रश्न आता है 88, ये कहता है नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बातें करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाएं, देवी देवताओं के बारे में बताइए। तो नैतिक मूल्यों का विकास होता है स्वयं उन पर आचरण करें, स्वयं उन पर आचरण करें अध्यापक।
अगला प्रश्न आता है 89, ये कहता है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर आपको आंसर देना है। तो ये है बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, ये होती है किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय। अगला प्रश्न है 90, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही? वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उत्तेजना, कपट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह, इनमें से कोई नहीं। तो वाटसन के बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे हो, व्यवहारवाद का जनक इन्हें कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा भय, क्रोध और स्नेह। भय, क्रोध और स्नेह। अगला प्रश्न आता है 91, यह कहता है कि किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। विकास, अस्थिरता, परिवर्तन, समायोजन। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। कौन सा शब्द है ये? तो ये शब्द है परिवर्तन। सबसे ज्यादा परिवर्तन इसी अवस्था में होते हैं और इसी अवस्था को तूफानी अवस्था कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 92, ये कहता है कि बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, मृत्यु। बालक की अभिवृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये है मृत्यु, इसमें नहीं है। अगला प्रश्न आता है निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं, उपरोक्त सभी। तो कौन सी समस्याएं मुख्य समस्याएं? तो ये शारीरिक की सभी प्रकार की ये मुख्य समस्याएं हैं। शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्या। आगे बात करते हैं 94, ये कहता है कि 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है? 9वें वर्ष में, 11वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए 20 शब्दों की वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या करना सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना बालक किस अवस्था में सीखता है? तो ये देखिए ये इनमें से देखिए लगभग ये शेष अवस्था में लगभग बालक सीख जाता है। जब शेष अवस्था खत्म होती है उस समय ये बालक सीख जाता है। लेकिन इसमें 9, 11, 10, 9, 10, 11 दे रखा है इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये लगभग शेष अवस्था खत्म होते ही बालक सीख जाता है। अगला प्रश्न है किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मक में सामाजिकता का भाव आ जाता है? किसका? सामाजिकता का भाव आ जाता है। तो ये देखिए सामाजिकता का भाव आ जाना ये कहलाती है बाल्यावस्था, और समाज के बारे में जानना ये आ जाती है किशोरावस्था। तो ये क्या पूछ रहा है प्रश्न? देखिए सामाजिकता का भाव आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। इसमें बाल्यावस्था में सामाजिकता का भाव, समाज के बारे में वो जानने की कोशिश करता है। अगला आता है शेषावस्था। तो शेषावस्था कब तक होती है? तो ये होती है जन्म से 4 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होती है आपको पता ही है, शेषावस्था होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक होती है, जन्म से 5 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है कोलसोनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई। अब देखिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न आयु बताई है, और मुख्य रूप से शेषताओं की जो आयु मानी जाती है वो 96, आंसर सही है बी, जन्म से 5 वर्ष तक। लेकिन जो ये कोलसोनिक वैज्ञानिक थे इन्होंने किशोरावस्था की और जो शेषावस्था बाल्यावस्था की सबकी अलग अलग एज बताई है। तो ये पूछ रहा है कोलसोनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है, किशोरावस्था की आयु पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा
10 से 15 वर्ष तक, 10 से 15 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 97 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं 98। ये कहता है कि बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है, अच्छी और बुरी आदतों में, माता पिता में, मित्रों में, शिक्षकों में। बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है, डिफरेंट, दोनों, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को अलग अलग या उनमें अंतर समझने लगता है। तो ये अच्छी व बुरी आदतों में अंतर समझने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे वाला प्रश्न आता है, बालकों को दिन तारीख वर्ष का ज्ञान होता है। दिन तारीख वर्ष का ज्ञान होता है, तो ये लगभग 9वें वर्ष में हो जाता है। दिन तारीख वर्ष का समय की बात आती है तो 9वें वर्ष की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है 100। शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी विशेष अवस्था की मुख्य विशेषताओं में से आती है। अगला प्रश्न है 101, 101। 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है पढ़ना, बातें करना, सोना, कहानी सुनना। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी सुनना। अगला प्रश्न आता है 102। यह कहता है कि एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को बढ़ाती है वह आयु वर्ग है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर और शिशु। तो इसका आंसर है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था यानी छोटी क्लास में, दूसरी तीसरी क्लास के होंगे बालक, पहली दूसरी के, तो लगभग शेष अवस्था खत्म होती है, पूर्व बाल्यावस्था शुरू होती है। उस टाइम ये खिलौने की बातें करते हैं, क्योंकि लगभग 3 या 4 साल का बच्चा होता है तब स्कूल जाना शुरू करता है वो। अगला प्रश्न आता है 103। यह कहता है कि निम्न आयु वर्ग पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखता है 8 से 10, 11 से 14, 12 से 16 और 16 से 17। तो किस पूर्व किशोरों की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 से 16 वर्ष। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 104। यह कहता है उत्तर किशोरावस्था का संबंध जिस आयु वर्ग से, पहले इसने पूछा पूर्व, अब पूछ रहा है ये उत्तर। तो आप बताइए उत्तर में से कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा 17 से 18। अगला प्रश्न आता है 105। ये कहता है वैचारिक क्रिया अवस्था होती है 7 से 12, 3 से 6, 12 से 18, 14 से, यहाँ 16 होगी, एक लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ। तो वैचारिक क्रिया होती है, ये होती है 7 से 12, विचार करने वाली क्रिया मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है रीना हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती हैं, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना, ये अवस्था कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ये जो बार बार चेहरे को देखना, ये जो किशोरावस्था होती है, ये होती है उत्तर किशोरावस्था, इसको ध्यान रखना। अगली बात आती है वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंचता है 20 से 22 वर्ष में, 22 से 25 वर्ष में, 15 से 20 वर्ष में और 20 से 25 वर्ष में। तो बताइए वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंचता ये होता है 15 से 20 वर्ष में। कब? 15 से 20 वर्ष में। अगला प्रश्न आता है विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल परिवर्तन में व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल परिवर्तन में व्यवहार का विश्लेषण किया था। किसका? मूल परिवर्तन व्यवहार का विश्लेषण किया था। अगला प्रश्न एक सुनो। यह कहता है जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आशय है उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, उपरोक्त सभी।
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आशय उसकी परिपक्वता से होता है। किससे? उसकी परिपक्वता से होता है। अगला आता है प्रश्न नंबर 110। यह कहता है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? शिशु अवस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो देखिए, तो जो संवेगात्मक विकास में जो परिवर्तन होता है वो होता है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न आता है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, वृद्धि अलग है, विकास है, ये एक दूसरे के पूरक है, ना कि विरोधी। इस बात का ध्यान रखना। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 112। ये कहता है कि शैशव काल में बालक का व्यवहार होता है सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मूल परिवर्तनात्मक। सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और मूल परिवर्तनात्मक। तो इसका आंसर हो जाता है, बालक का व्यवहार कैसा होता है? ये होता है मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार होता है। अगला प्रश्न 113 ये कहता है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता, आनुवंशिक तथा वातावरण। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? ये होता है सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण का। लगभग ऐसा माना जाता है कि 90% जो कारक माना जाता है वो 90% वातावरण से ही निकल के आता है। बच्चे का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वातावरण पर, इसलिए बच्चे के सामने अच्छा वातावरण हमेशा होना चाहिए। आगे बात करते हैं 114 की। ये कहता है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी प्रवृत्ति और संचय की प्रवृत्ति। तो देखिए, तो ये कहता है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेष नहीं है। तो बाल्यावस्था में ये नहीं होती है, ये होती है अनुकरण की प्रवृत्ति नहीं होती, ये होती है शैशवावस्था में, यानी अनुकरण देखकर सीखना, ये शैशवावस्था में होती है। अगला प्रश्न आता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? शैशवावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था। तो बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, तो ध्यान रखना संवेगात्मक विकास में अगर पूछ लिया जाए वो हमेशा किशोरावस्था ही होगा, एडोलेसेंस। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 116। ये कहता है कि परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिवृद्धि होती है वृद्धि में, विकास में, अभिवृद्धि में और कोई नहीं। तो परिमाणात्मक में परिवर्तन की जो अभिव्यक्ति होती है वो किस में होती है? वो होती है वृद्धि में, यानी मात्रा में, यानी मात्रा में मापना। यानी जैसे हाइट 3 फुट से 3 फुट 2 इंच होगी, ये होती है परिमाणात्मक, यानी संख्या में मापना, ये वृद्धि से संबंधित होती है। अगला प्रश्न आता है विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, अंत्यक्रिया का सिद्धांत। तो विकास की एक ही दिशा में हो जाता है विकास की दिशा का सिद्धांत, ये बताता है एक ही दिशा। ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगला आता है वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किसे माना है? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था को। किसको? शैशवावस्था को। अगला प्रश्न आता है संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है शरीर, विकास, अभिवृद्धि और संवेग। तो संपूर्ण पक्ष में परिवर्तन होते हैं वो होते हैं विकास में। किसमें? विकास। अगला प्रश्न आता है 120। यह कहता है कि निम्न में से विकास का सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी। विकास के जो सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न आता है 121, इसका आंसर हो जाएगा 120 का उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आता है 121। ये कहता है जॉर्ज स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था को कैसी अवस्था कहा है? किशोर अवस्था को कैसी अवस्था कहा है? सुख, संवेगात्मक,
कल्पना हॉल तूफानी तनावपूर्ण। तो जॉर्ज स्टेनली हॉल ने ये इस अवस्था को कहा है तूफान व तनावपूर्ण अवस्था। आगे बात करते हैं, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण, बहिर्मुखी दृष्टिकोण। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न को वापस पढ़िए, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। कौन सा? यथार्थवादी दृष्टिकोण। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 123, 1 2 3। यह कहता है कि व्यक्ति के शरीर में कद, भार आदि में परिवर्तनों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। सीखना, अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन। तो 123 का आंसर कौन सा है, सोचिए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि। किसका आंसर हो जाएगा? 123 का आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि। अगला प्रश्न आता है 124। ये कहता है किशोर व किशोरियों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। किशोरावस्था के प्रथम चरण में, किशोरावस्था के द्वितीय चरण में, किशोरावस्था के मध्य चरण में, किशोरावस्था के अंतिम चरण। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रीट में आने लायक प्रश्न है ये। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के मध्य चरण में, जो किशोर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न आता है 125। ये कहता है कि मानसिक विकास से अभिप्राय है। ज्ञान भंडार में वृद्धि, ज्ञान भंडार में कमी, ए व बे दोनों, कोई नहीं। मानसिक विकास से अभिप्राय कौन सा है? ये है ज्ञान भंडार में वृद्धि। कौन सा है? ज्ञान भंडार में वृद्धि। 125 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आता है 126। ये कहता है किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है। निराशा, नए अनुभव की इच्छा, असफलता और उपरोक्त सभी। तो 126 का आंसर देखिए क्या होगा, अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है, निराशा, नए अनुभव की इच्छा, असफलता, यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आता है 127। यह कहता है कि शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है। यानी एक तो शारीरिक वृद्धि होती है, एक मानसिक वृद्धि होती है, इनमें अंतर क्या है, यानी इनमें दोनों में संबंध क्या है? घनिष्ठ, बहुत कम, संबंध नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें घनिष्ठ संबंध है, यानी अच्छी मित्रता है दोनों में, शारीरिक में और मानसिक में। अगला प्रश्न आता है 128। ये कहता है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। दिवा संपन्न, सपने लेना, बिल्कुल है, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। तो देखिए इसमें किशोर की जो संचय की प्रवृत्ति, ये इसकी विशेषता नहीं। अगला प्रश्न आता है जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। छोटा जब बालक का जन्म होता है उस समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये होता है 350 ग्राम, 350 ग्राम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कहता है 130। ये कहता है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। ये कथन किसका है? यानी ये परिभाषा किसने दी है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है? तो ये परिभाषा किसकी है? बी.एन. झा, वेलेंटाइन, कोलसेनिक, रोस। तो ध्यान रखना, घनिष्ठ और मित्रता की बात आती है तो हम बात करते हैं वेलेंटाइन की, वेलेंटाइन। अगला प्रश्न आता है 131। ये कहता है कि किशोरावस्था में मुख्यतः प्रवृत्तियां पनपत्ते लगती है। अपराध प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, अनुशासनहीनता और उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में ये उपरोक्त सभी होती है। 131 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 132। यह कहता है शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह हैं परिवर्तन, परिपक्वता, अभिवृद्धि, विकास, सभी। तो शारीरिक परिवर्तन की बात आती है तो हम बात करते हैं अभिवृद्धि की। अगला प्रश्न है 133, 133। यह कहता है कि काम भावना की परिपक्वता के उदाहरण हैं बेचैनी, नाखून चबाना, बार बार आंचल लपेटना, सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। काम भावना की परिपक्वता में बेचैनी, नाखून चबाना, बार बार आंचल लपेटना। अगले बात करते हैं 134। प्रश्न कहता है कि शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में होती है। शिशु की पूछ रही है। शिशु के हृदय की धड़कन सबकी अलग अलग होती है, ध्यान रखना। जब किशोरावस्था आता है बालक धीरे धीरे स्टेप पार करके, तब उसकी हो जाती है 72। लेकिन ये पूछ रहे हैं शिशु के हृदय की धड़कन, यानी जब छोटा बच्चा होता है उसे जो हृदय की धड़कन होती है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 140 बार।
अगला प्रश्न आता है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था को? तो देखिए आंसर देखिए, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, सबको आना चाहिए। तो ये मानी जाती है, कौन सी कठिन काल की अवस्था मानी जाती है? ये हो जाती है किशोर अवस्था। लड़कियों के बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शेष अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था में। देखिए इस प्रकार ये थे हमारे 136 क्वेश्चन। तो अभी तक 136 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर रहे हैं 3 वीडियो में। 2 वीडियो इनसे पहले बना चुका हूं मैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी करेंगे रीट में। तो देखिए हमारे साथ जुड़े बने रहिएगा आप। आपको मनोविज्ञान में बहुत अच्छे मार्क आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे आपको और थ्योरी भी कराएंगे। थ्योरी की वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं 7-8 मैंने, और ऑप्शन वाले एमसीक्यू भी अब भी ये तीसरा वीडियो है हमारा। तो कोई भी डाउट हो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।